हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ेंगे। बच्चों, किसी भी अर्थव्यवस्था को जानने से पहले हमें उसके क्षेत्रकों को जानना बहुत जरूरी है और इस चैप्टर में इन्हीं क्षेत्रकों का वर्गीकरण किया गया है और उसकी चर्चा की गई है। तो हम उन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी यानी कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रकों के बारे में पढ़ेंगे। अब प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक, इसके बारे में आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा। तो यह है क्या? इसके अंदर प्राकृतिक संसाधनों के डायरेक्ट उपयोग आता है, यानी कि उसी पर यह आधारित है जो हम प्रकृति से डायरेक्ट लेते हैं, जैसे खेती करना, पशुपालन, खनिज अयस्क, मिट्टी, मत्स्य पालन, ये सब प्राथमिक क्रियाएं हैं और इसके लिए हमें प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है, वर्षा पर, जलवायु पर, सूरज के प्रकाश पर। इसीलिए इसे प्राकृतिक संसाधन या प्राथमिक क्षेत्रक भी कहते हैं और इन्हें प्राथमिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी उत्पादों का आधार है। इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। फिर आता है द्वितीय क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली, यानी कि प्राकृतिक उत्पादों का जब हम रूप परिवर्तन करते हैं, विनिर्माण करते हैं, वह द्वितीय क्षेत्रक में आता है। जैसे कि कपास से सूत काटना, कपड़ा बुनना, गन्ने से चीनी बनाना, गुड़ बनाना, मिट्टी से ईंट बनाना, फिर भवन निर्माण करना। तो यहाँ वस्तुएं प्रकृति से सीधे उत्पादित नहीं होती, बल्कि उनका निर्माण किया जाता है। यह प्रक्रिया किसी कारखाने में हो सकती है, घर में भी हो सकती है। आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखते होंगे, खाओ पियो वो पत्तल बनाना तेंदुओं के पत्ते से, है ना, बनाते हैं। घर में भी बना सकते हैं, समुदाय में भी बना सकते हैं। रिंगाल से टोकरी बनाना, फर्नीचर भी बनने लग गए अब। तो ये सब किस में आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है। यह क्षेत्र कई प्रकार के उद्योगों से जुड़े हैं, इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। फिर आता है तृतीयक या टर्सरी सेक्टर। यह क्षेत्रक प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ये गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देती हैं। जैसे आप देखते हो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से जो उत्पादन हुआ, उन वस्तुओं को थोक विक्रेताओं तक पहुंचाना, उसके लिए हमें परिवहन चाहिए। वस्तुएं अधिक मात्रा में है तो हमें स्टोर करने के लिए गोदाम चाहिए, वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए संचार सुविधा चाहिए। इसके अंतर्गत सेवाएं भी आती हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, टीचर, टेलर, धोबी, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं क्योंकि सेवाएं दे रहे हैं, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। कॉल सेंटर वगैरह, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, सॉफ्टवेयर, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं बेटा। फिर हम देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्रक की वस्तु और सेवाओं की हम गणना कैसे करें, क्योंकि हजारों की संख्या में वस्तु और सेवाएं उत्पादित होती है। उनकी गणना करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो अर्थशास्त्रियों ने ये सुझाव दिया कि वस्तु और सेवाओं की वास्तविक संख्या के योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि जैसे 10,000 किलोग्राम गेहूं 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो गेहूं का मूल्य 80,000 रुपये होगा। ऐसे ही 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपये होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों के बच्चों वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद उसका योगफल प्राप्त करते हैं हम लोग। पर यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि हमें उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना करना है। जैसे अगर हम देखें कि कोई कंपनी गेहूं ले रही है, 5,000 रुपये के हिसाब से उन्होंने गेहूं ले लिया, है ना। अब उसे पिसवाना है, अब वो उसमें माना 1,000 रुपये और पड़ गया, 6,000 रुपये। अब उसने उसे बिस्कुट बनाने वाली कंपनी को बेचना है, खरीदा उसने 10,000 रुपये। अब यहाँ पर हम 5,000 वो 6,000 पिसाई के बाद फिर 10,000, ये तो कितना हो गया? पूरा 21,000 रुपये तो ये हो गया।
तो हमें यहाँ पर ये बीज की कीमतें काउंट नहीं करनी है। जो कंज्यूमर के पास, जो उपभोक्ता के पास अंत में पहुंचा, वो बिस्कुट कितने रुपए का होगा, चाहे वह 100 रुपये, चाहे वह 60 रुपये का, वो कीमत गिनी जाएगी बेटा, बीज की कीमत नहीं। सारा उल्ट पलट हो जाएगा वरना, है ना। क्योंकि जो बीज की वस्तुएं हैं उनका मूल्य पहले से ही बिस्कुट में शामिल होता है। इसीलिए कहा गया है अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना की जानी चाहिए। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों जो क्षेत्रक है, तीनों सेक्टर है, इसके उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं। यह आपने कई बार सुना होगा समाचारों में, अखबारों में। यह जीडीपी है क्या? इसकी जीडीपी यानी कि किसी देश के अंदर एक विशेष वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य है। किसी भी देश की जीडीपी अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करती है। आप सुनते होंगे उस देश की, जितने भी विकसित देश हैं उनकी जीडीपी हमेशा ऊंची रहती है। तो जीडीपी किसी देश के विकास को मापने का एक मापदंड है और इसकी गणना केंद्र सरकार के मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO द्वारा की जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है। यानी कि कभी किसी टाइम में हम देखते थे जो आज विकसित देश है, जहाँ तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ा हुआ है और जीडीपी में योगदान ज़्यादा है, वहाँ कभी ना कभी प्राइमरी क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा था। जैसे जैसे कृषि क्षेत्र तरक्की करता गया, वैसे पहले की तुलना में और अधिक उत्पादन होने लग गया। वहाँ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया उन्होंने। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे, व्यापारियों की संख्या में वृद्धि हुई, लेन देन बढ़ा, कई लोग परिवहन से जुड़े, कई दूसरे कार्यों में जुड़े। किंतु लंबे समय के बाद विनिर्माण की नवीन प्रणाली के आने से कारखाने अस्तित्व में आए। जब प्राकृतिक उत्पाद यानी कि प्राइमरी सेक्टर में उत्पादन बहुत अधिक होने लगा, तो उसे मार्केट में या दूसरे देश में आयात निर्यात जो भी ये करना है ना, या उनसे दूसरी चीज बनानी है, तो द्वितीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ा। उसके लिए लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत से अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। कारखानों में सस्ती दर पर उत्पादित जो वस्तुएं थी, जो वस्तुएं वहाँ बनती थी, अब हाथ से जो वस्तु बनाते हैं हम वह महंगी पड़ेगी, पर कारखाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगी और सस्ती भी मिलने लगी, तो लोग उसका उपयोग करने लगे। तो कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से अब द्वितीयक क्षेत्र महत्वपूर्ण होने लगा। फिर परिवर्तन हुआ 100 वर्षों में। विकसित देशों में जो डेवलप कंट्रियां हैं, वहाँ सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र की ओर बदलाव हुआ। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रकों का महत्व बढ़ने लगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं ज़्यादातर सेवा क्षेत्रों में नियोजित है। विकसित देशों में हम देखते हैं कि जब उत्पादन प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो उसे थोक मार्केट तक पहुँचाना, विक्रेता की भूमिका यहाँ पे स्पष्ट हुई। परिवहन की ज़रूरत पड़ी हमें, ट्रांसपोर्ट वगैरह की ज़रूरत हमें पड़ी, स्टोरेज की ज़रूरत हमें पड़ी, संचार साधनों की हमें ज़रूरत पड़ी। हमें बैंक से लोन लेना है, कारखाना स्थापित करना है तो बैंक की ज़रूरत पड़ी, लोन लेना। इस तरह से क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। इससे आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।